नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विवाद की जिसने जनवरी 2026 में न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे देश के पॉलिटिकल और सोशल डिस्कोर्स को हिलाकर रख दिया। और यह विवाद जुड़ा है भारत के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित और ग्लोबल लेवल पर पहचाने जाने वाले संगीतकार AR रहमान से, जिनका नाम आते ही ऑस्कर, ग्रैमी, नेशनल अवार्ड और आइकॉनिक म्यूजिक अपने आप याद आने लगता है। लेकिन इस बार चर्चा उनके म्यूजिक की नहीं बल्कि उनके एक इंटरव्यू में दिए गए कुछ बयानों की है, जिनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले करीब 8 सालों में उन्हें बॉलीवुड में पहले के मुकाबले काफी कम काम मिल रहा है और इसके पीछे शायद एक कम्युनल थिंग यानी सांप्रदायिक एंगल भी हो सकता है। और यही से शुरू होता है पूरा तूफान, क्योंकि भारत जैसे देश में जब कोई बड़ा पब्लिक फिगर कम्युनिज्म शब्द का इस्तेमाल करता है तो मामला सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहता बल्कि राजनीतिक विचारधारा, धर्म और राष्ट्रवाद तक फैल जाता है। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और AR रहमान के सफर को देखना पड़ेगा। रहमान का जन्म एक तमिल हिंदू परिवार में AS दिलीप कुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता RK शेखर खुद एक फिल्म संगीतकार थे, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार ने काफी संघर्ष देखा और 1989 में रहमान ने इस्लाम धर्म अपनाया। इसके बाद उनका करियर जिस तरह से उभरा वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1990 के दशक में रोजा, बॉम्बे, दिल से ताल और कादलन जैसी फिल्मों में उन्हें सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक म्यूजिकल मूवमेंट बना दिया। उनका म्यूजिक धर्म, भाषा और रीजन से ऊपर उड़कर लोगों के दिलों तक पहुंचाया। फिर आया स्लिम डॉग मिलियनेयर, जिसने उन्हें ऑस्कर दिलाया, भारत को ग्लोबल मैप पर म्यूजिक के मामले में और मजबूत किया। इतने बड़े कद के आर्टिस्ट से जब लोग ये सुनते हैं कि उन्हें काम कम मिल रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। और जब ये भी जोड़ते हैं कि इंडस्ट्री में पावर शिफ्ट हो चुका है, क्रिएटिव लोगों की जगह ऐसे लोग फैसले ले रहे हैं जिन्हें क्रिएटिविटी की समझ नहीं है, और ऊपर से कभी कभी लगता है कि ये कम्युनल थिंग हो सकती है, तो ये बयान सीधे सीधे इंडस्ट्री के सिस्टम पर उंगली उठाता है। रहमान ने कहा कि 1990s में वे खुद को आउटसाइडर महसूस करते थे क्योंकि वे तमिल बैकग्राउंड से थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि धर्म का एंगल भी जुड़ गया है। उन्होंने चाइनीज विस्पर्स यानी पीठ पीछे कानाफूसी की बात कही, जिसका मतलब यह कि सीधे तौर पर कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन फैसलों में उसका असर दिखता है। और यहीं पर लोगों की राय बढ़ गई। कुछ ने कहा कि रहमान अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं जो एक आर्टिस्ट का हक है, तो कुछ ने कहा यह बेबुनियाद आरोप है। लेकिन असली आग तब लगी जब इसी इंटरव्यू में उन्होंने विक्की कौशल स्टारर फिल्म छावा को डिवाइसिव यानी समाज को बांटने वाली फिल्म कहा, जबकि वही फिल्म उन्होंने खुद म्यूजिक भी दी थी। छावा 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी, जिसने 700 से 800 करोड़ तक का बिजनेस किया और छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित होने की वजह से इसे एक हिस्टोरिकल और इमोशनल फिल्म के तौर पर देखा गया। लेकिन रिलीज के बाद से ही इस पर आरोप लगे कि यह इतिहास को एक खास एंगल से दिखाती है और मुस्लिम कम्युनिटी को नेगेटिव स्टीरियोटाइप में पेश करती है। रहमान ने इंटरव्यू में कहा कि फिल्म में सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल नेगेटिव सीन में करना और क्रिंज है, और यही बात बहुत से लोगों को चुभ गई, क्योंकि सवाल उठा कि अगर आपको फिल्म की टोन से दिक्कत थी तो आपने म्यूजिक क्यों किया। इस पर रहमान का जवाब था कि संभाजी महाराज की कहानी पर काम करना उनके लिए सम्मान की बात थी और एक आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि लोग बेवकूफ नहीं है और फॉल्स इंफॉर्मेशन से हमेशा
प्रभावित नहीं होते। बस यही लाइन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और इसके बाद शुरू हुआ रिएक्शंस का सिलसिला। सबसे तीखा हमला कंगना रनौत की तरफ से आया, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर रहमान को सबसे ज्यादा प्रीजुडिस्ड और हेटफुल इंसान तक कह दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी फिल्म इमरजेंसी की नरेशन के लिए रहमान से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन रहमान ने मीटिंग तक से मना कर दिया। कंगना ने छावा को डिफेंड करते हुए कहा कि रहमान तथा कथित प्रोपेगेंडा फिल्मों का विरोध करते हैं और उनकी सोच एक तरफा है। इसके बाद मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया जब बीएचपी लीडर विनोद बंसल ने बयान दिया कि रहमान इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं और अब कम्युनिज्म का आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कह दिया कि क्या वे वापस हिंदू बन जाएंगे। इस बयान ने बहस को और जहरीला बना दिया। दूसरी तरफ जावेद अख्तर जैसे सीनियर गीतकार ने कहा कि उन्होंने कभी इंडस्ट्री में ऐसा महसूस नहीं किया और मुंबई में रहमान को बहुत सम्मान मिलता है। सिंगर शान ने भी कहा कि उन्हें भी पहले के मुकाबले काम कम मिलता है, लेकिन वे इसमें कम्युनल एंगल नहीं देखते। बीजेपी नेताओं ने भी बयान दिया है कि रहमान का करियर मेरिट पर बना है और 1992 से लेकर अब तक उन्हें हर बड़ा सम्मान मिला है, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन का आरोप गलत है। हालांकि कुछ विपक्षी नेताओं और आर्टिस्ट ने रहमान का सपोर्ट करते हुए कहा कि कला में फ्रीडम होनी चाहिए और किसी आर्टिस्ट के अनुभव को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। इसी बीच एक और विवाद तब जुड़ गया जब रहमान ने नितेश तिवारी की मेगा प्रोजेक्ट रामायण पर काम करने को लेकर बात की, जिसमें रणबीर कपूर, राम साई पल्लवी, सीता और यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि एक मुस्लिम होकर रामायण का म्यूजिक क्यों कर रहे हैं, जिस पर रहमान ने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा कि वे मुस्लिम हैं, लेकिन आर्ट और नॉलेज को रिलीजन से बांधा नहीं जा सकता। रामायण अच्छे मूल्यों और आदर्शों की कहानी है और अच्छी चीजें कहीं से भी सीखनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि उनका काम इंसानियत और कला के लिए है, ना कि किसी धर्म के खिलाफ या पक्ष में। और यही बात इस पूरे विवाद का सार भी बन जाती है, क्योंकि असल मुद्दा सिर्फ रहमान के काम मिलने या ना मिलने का नहीं, बल्कि यह बहस है कि क्या आज की इंडस्ट्री में सच में पावर शिफ्ट हो चुका है। क्या क्रिएटिव फैसलों पर आइडियोलॉजी हावी हो रही है। क्या एक आर्टिस्ट को अपने अनुभव और राय रखने की आजादी है या नहीं, और क्या हम हर असहज सवालों को एंटी या कम्युनल कहकर खारिज कर देंगे। सोशल मीडिया पर #AR रहमान ट्रेंड करता रहा। कुछ लोग उन्हें जीनियस और ट्रुथ स्पीकर बता रहे थे, तो कुछ लोग उन्हें हाइपोक्राइट और अपॉर्चुनिस्ट कह रहे थे। और यहीं से ये साफ हो जाता है कि ये विवाद सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि आज के भारत में कला, राजनीति और पहचान की टकराहट का रिफ्लेक्शन है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि AR रहमान जैसे कलाकार का बयान इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि उन्होंने दशकों तक बिना किसी विवाद के अपनी कला से लोगों को जोड़ा है। लेकिन इस बार उनके शब्दों ने समाज की उन दरारों को उजागर कर दिया जिन पर अक्सर बात नहीं होती। अब फैसला आप पर है कि आप इसे एक ईमानदार अनुभव मानते हैं या एक बेवजह का आरोप। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।